Everyone, as you all know that we are discussing about the determination of Planck constant and work function using photoelectric effect. देखो कि जो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किए थे उस टाइम कि पार्ट 1 में वी हैव सीन हाउ टू टेक द डेटा इन लेबोरेटरी और इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर पार्ट 1 वीडियो लेक्चर. तो वहीं से हमें क्या मिला था, देखो कि वी हैव यूज्ड डिफरेंट कलर फिल्टर्स रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, एंड फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट द फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस करस्पॉन्डिंग कलर्स एंड फॉर ईच कलर वी हैव फाउंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल. यही हुआ था ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड कलर इट वाज -0.30. अगर किसी ने नहीं देखे हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे. So today I will discuss how to plot the graph of this Planck constant experiment and what is the result and how to calculate the error, percentage error basically of this experiment. तो चलो कि from that data means we will plot this frequency versus stopping potential. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो कि we have to choose the proper axis. If you think that this is the x-axis, along this axis we will just plot the frequency, different frequencies, and along this axis we will use the stopping potentials. ठीक है, अगर how to take this scale, इसके बारे में अगर ग्राफ के बारे में अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो ग्राफ कैसे अच्छी तरह से प्लॉट किया जाए इसके बारे में एक दूसरा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको देख सकते हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो आज देखो कि ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस और फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है. फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है 4.72 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से लेके 6.50 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक वेरी हो रहा है. तो इस हिसाब से विथ प्रॉपर कैलकुलेशन इफ वी टैबुलेट दिस पॉइंट इन दिस ग्राफ पेपर, आई हैव टेकन फ्रॉम द 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज अलॉन्ग दिस एक्सिस. अब देखो इसके नीचे ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, कोई लिख लेते हो कि ये एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है. तो इसमें लिखना होगा तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी जो न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हुआ अभी, लेकिन ये देखो कि 2, 2.4, 2.8, 3.2 इस हिसाब से, लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है 4.72 10 टू द पावर 14. तो इस हिसाब से दैट्स वाई यू हैव टू राइट हियर फ्रीक्वेंसी इनटू 10 टू द पावर 14. मतलब ये जो पॉइंट है ना ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ये पॉइंट 2.8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, है ना, क्लियर. देन क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग दिस एक्सिस. स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक छोटा घर, ये एक बड़ा घर, इसके अंदर देयर आर 10 डिविजन्स, 10 स्मॉल सेल्स. तो एक छोटा डिवीजन का वैल्यू कितना होगा कि देखो ये 2 से 2.4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बिग सेल, इट इज 0.4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल सेल, इट इज़ 0.4 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सेल है ना ये 10 सेल से डिवाइड हो चुका है. सो मतलब एक छोटा सा सेल का जो वैल्यू है इट इज़ 0.4 डिवाइडेड बाई 10. इसलिए यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग द फ्रीक्वेंसी एक्सिस. ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस इस स्केल बराबर इसका एक छोटा डिवीजन, सबसे छोटा डिवीजन का वैल्यू कितना है, एक छोटा डिवीजन का वैल्यू है 0.04 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. सिमिलरली देखो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, -0.30 से -1.00 वोल्ट तक. बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्लॉट द स्टॉपिंग पोटेंशियल अलोंग दिस एक्सिस, तब तुम्हें क्या लेना है, ये -0.30 लिखा हुआ है ना, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. मतलब ये हो जाएगा 0.30, ये 0.67, ये 0.51, दिस इज 1.00. सो वी विल प्लॉट दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू चूज दिस फ्रीक्वेंसी एक्सिस ऑलमोस्ट एट द मिडिल ऑफ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस. तब क्या होगा, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है 1 वोल्ट. सो आई हैव टेकन दिस 10 डिवीजन up to 2.4 volt along this above of this zero line, and also below this zero line I have taken -2.4. this is -0.2,
this is minus 0.4, minus 0.6, minus 0.8, minus, this is the negative stopping potential axis. अब एक गलती हो जाता है इधर, क्योंकि यू हैव टेकन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन नेगेटिव वैल्यू, तो कोई कोई क्या कर ले तो कि योर जो ग्राफ होता है ना कि उल्टा हो जाता है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस डेटा इन दिस ग्राफ पेपर, तब तुम्हें पहले इसको एब्सोल्यूट लेना होगा. मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी अलोंग दिस पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस बराबर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करना होगा. ठीक है, तो अब देखो कि अगर सही ढंग से सही तरीका, और एक बात, जैसे हमने क्या किया था, वन स्मॉल स्केल डिवीजन अलोंग द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, उस हिसाब से एक स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस भी तुम्हें निकालना होगा. तो इसके लिए क्या करोगे, देखो फ्रॉम 0 to 0.2 एक बड़ा घर, सो दिस द वैल्यू ऑफ दिस बिग सेल इज 0.2 वोल्ट. तो एक छोटा सा जो सेल है ना, इस क्योंकि एक बिग सेल इज डिवाइडेड बाय 10 स्मॉलेस्ट सेल्स, तो एक छोटा सेल की और एक स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू कितना होगा, इट इज़ 0.2 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 0.02 वोल्ट. सो इन योर ग्राफ पेपर ये तुम्हें मेंशन करना ही होगा. सो व्हाट आई हैव रिटन, कोई कोई ये लिख लेते हो कि वन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग द एक्स एक्सिस. देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस है नहीं, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि वन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग द फ्रीक्वेंसी एक्सिस. सिमिलरली ये वाई एक्सिस नहीं है, ये क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस, और यू कैन इन जनरल लिख सकते हो कि पोटेंशियल एक्सिस. सो वन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग द पोटेंशियल एक्सिस इज 0.02 वोल्ट. अब फ्रॉम द डेटा ठीक ठाक अगर प्लॉट करोगे, अगर कैसे प्लॉट करते हैं तो ये अगर पता नहीं है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये देख लेना एक बार. ठीक है, सो जैसे फर्स्ट इफ यू कुड टेक द फर्स्ट डेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 4.72 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज. उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज 0.30 वोल्ट. सो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखो ये 4.4 into 10 to the power 14 hertz, but from our data we have 4.72, so it is almost here, this point is 4.72 into 10 to the power 14 hertz, and for this corresponding point what is the stopping potential, it is 0.30. So we have got one point here. Similarly for the second data, that is 5.26, so 5.26 point is this one, and for that point corresponding stopping potential is this one. So for 4 different colors or 4 different frequencies, we have the 4 different stopping potentials, and if we try to make a curve with these 4 different points, it is a straight line, right? So we have already seen that from our theory that the curve should be, if we plot the stopping potential versus this frequency, the curve should be a straight line, and we have seen from the theoretical point of view, and from the experiment part we have got this the same things, the straight line here, right? अब देखो from this curve we will determine two things, एक the Planck constant value और दूसरा intercept value. ठीक है, अब देखो कि Planck constant value कैसे निकलते हैं. So for that I'll show you in another page. So now would like to calculate the Planck constant. तो Planck constant कैसे calculate करते हैं? So first we have to take the slope of this straight line. Slope देखो कि कोई भी कहीं से भी ले लो, एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन, make a triangle here. So from there we can find out the slope. Slope क्या होगा? यह है डेल्टा V नॉट, मतलब this point corresponding to this voltage, and this point is corresponding to voltage, right? Okay, so from there you will find out the delta V naught, change in stopping potential, and from this line you could find out the change in frequency. Okay, so how to find the slope here? Slope is equal to delta V naught by delta nu. So delta V naught क्या है? We have already calculated from here. It is 0.46 volt. So it is 0.46. And what is the delta nu? Delta nu is equal to 1.2
into 10 to the power 14. So here we have written 0.46 divided 1.2 into 10 to the power minus 14, क्योंकि 10 to the power 14 नीचे जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस 14 हो जाएगा और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट पर हर्ट्ज और वोल्ट सेकेंड, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट द प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्लोप। कहाँ से आया? देखो यहीं से आया। सो this h by e is basically the slope of the curve. So h by e is equal to slope. So h is equal to e into slope. So we have used the same formula and try to find out what is the Planck constant. So e into s, e is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Slope हमें मिला 0.46 divided by 1.2 into 10 to the power minus 14 volt per hertz. Per hertz means second. So point अगर 1.6 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सो देन यू विल गेट 0.6133 राइट इनटू 10 टू द माइनस 33 जूल सेकेंड, क्योंकि कूलम वोल्ट होता है जूल। सो h इज इक्वल टू 6.133 10 टू द माइनस 34, यहाँ था 33, सो वी हैव टेकन 34, दैट्स व्हाई वी हैव शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट हियर। सो 6.133 10 टू द माइनस 34 जूल सेकेंड। सो दिस इज आवर experimentally calculated Planck constant. Now there must be certain error. अब error कैसे calculate करोगे? Basically we are talking about the percent error, ठीक है। percent error क्या होता है कि experimental value जो हमें मिला है, जो experimental value we have found out from our experiment, ठीक है, minus known value और absolute value. known value मतलब we all know what is the value of the Planck constant. It is 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकेंड। अब इसका एब्सोल्यूट कर लो, इसका मॉड वैल्यू ले लो। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस नोन वैल्यू, इसका मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय जो नोन वैल्यू इनटू 100 कर दोगे, सो यू विल गेट व्हाट इज द परसेंट एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वी हैव जस्ट फाउंड आउट 6.133 into the minus 34 जूल सेकंड, 6.133 into the minus 34 जूल सेकंड। नोन वैल्यू 6.626 into the minus 34 डिवाइडेड बाय नोन वैल्यू 6.626 into 10 to the minus 34 into 100। इसको साइड हैंड से अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट इज ऑलमोस्ट 7.440% एरर इन आवर एक्सपेरिमेंट। दिस इज almost there is 7% error means is a big error. Maybe there was certain mistake when we have taken the data. तो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना वेरी केयरफुल होकर करना, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी केयरफुल होकर लेना होगा, तब तुम्हारा ये जो एरर आ रहा है ये एरर भी घट जाएगा उस हिसाब से। So this is the percentage error in our Planck constant determination, and this is the experimental value of our Planck constant. Now from that the same experiment we can find out what is the work function of the metal. Metal की जो work function है वो भी पता लगाएंगे कि ऐसे work function क्या हुआ था। और एक बार ये फॉर्मूला देख लो कि V नॉट इज इक्वल टू h by न्यू माइनस 5 by e। तो ये जो 5 by e है, 5 by e क्या है? 5 by e इज द इंटरसेप्ट, इतना सा। So from the intercept we will find out what intercept of the line is equal to 5 by e. So what is the phi then? Phi is the work function. Phi is equal to electronic charge into intercept. ये तो किया है इधर, देख लो एक बार। So work function, देखो work function phi is equal to electronic charge into intercept. So 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb electronic charge. Intercept कहाँ से मिलेगा? Intercept you have to find out from the curve. अब देखो intercept कहाँ है? 0.6 से नीचे, 0.8 से ऊपर. So you have to find out what is the exact value of that intercept. And I believe that you all know how to find out this one. ठीक है? तो चलो फिर intercept. So 1.6 in, so हमारा जो intercept we will take the mod value. It is 0.76 volt. So 1.6 into 10 to the minus 19 into 0.76 coulomb volt means joule. जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.6 into 10 to the minus 19 से डिवाइड करना होगा. So this will be इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the work function of the metal is 0.76 electron volt. And that's all about this experiment. So what we have discussed till now, we have discussed about how to take the data, that means the experimental procedure. Second, how to plot the curve. Third, from the curve, how do we get this Planck constant and the work function, right? So now I will talk about little bit about the theory of this experiment. कि कहाँ से ये फॉर्मूला हमें मिला है, ठीक है? We will talk about these things. तो चलो उसके लिए एक दूसरा पेज में डिस्कस करते हैं.
सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट कि जो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला कहाँ से मिला। देखो प्लैंक कांस्टेंट की अगर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर सर्किट डायग्राम के तौर पे ड्रॉ करें तो इस हिसाब से होगा। थोड़ा सा याद करो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट बॉक्स के जो एक बॉक्स होता है ना, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रहता है और यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर ये मेटल सीट रहते हैं जहाँ पे लाइट गिरने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये बॉक्स के अंदर वाला सिस्टम है। बॉक्स के अंदर एक मेटल प्लेट होता है, ये जो लेफ्ट साइड जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं कि ये होता है कि एक मेटल प्लेट, और उसी बॉक्स के अंदर एक होता है कि एनोड प्लेट, और बाहर से मान लो कि ये लाइट आ रहा है, ठीक है। सो लाइट इज इंसिडेंट राइट नाउ ऑन दैट कैथोड, जिसको हम लोग फोटो कैथोड भी कहते हैं। सो लाइट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट इज नथिंग बट द फोटॉन्स, ओके। अब देखो कि जब ये लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस फोटो कैथोड इट स्ट्राइक विथ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन यहीं से इजेक्ट होता है, राइट। तो लाइट का एक एनर्जी होता है, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एच न्यू। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू होता है तो इसका एनर्जी द करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज एच न्यू। तो अब कितना एनर्जी इस मेटल प्लेट के ऊपर गिर रहा है, एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दैट मेटल प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, इस एच न्यू का थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, देखो अब मेटल को मैं अलग से दिखा रहा हूँ, इधर मेटल के अंदर की जो बात है ना वो अलग से दिखा रहा हूँ। ये बाहर से लाइट आ रहा है, मान लो कि ये लाइट जो आ रहा है दिस इज द लाइट एच न्यू। अब मेटल के अंदर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जो मेटल के अंदर है, मेटल के बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते कि क्योंकि मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, एक क्या होता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है, आई बिलीव दैट यू ऑल नो दैट वर्क फंक्शन कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आने के लिए। ये मेटल की जो सरफेस है, ये मान लो कि एस मेटल की सरफेस, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी दे के इसको सरफेस तक लेके आना होगा। क्यों, अब जब ये सरफेस तक आ जाएगा, इसके ऊपर जो मेटल की अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो पॉजिटिव आयन फोर्स रहता है ना, उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाए। सो जो एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी which required to bring the electrons to the surface of the metal, by which the force of the metal on that electron becomes zero, ये होता है कि वर्क फंक्शन। अब ये जो h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इस मेटल के ऊपर आ रहा है, उससे थोड़ा सा पार्ट खर्चा हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लेके आने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये क्या होता है, ये भी एनर्जी, ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी, और ये वर्क फंक्शन, ये भी एक एनर्जी जो थोड़ा सा पार्ट से खर्चा हो रहा है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है सरफेस के ऊपर। अब एच न्यू के पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जो एच न्यू इंसिडेंट हो रहा है ना, इसका एनर्जी मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो मेटल का वर्क फंक्शन ये मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आने के लिए। अब बचा हुआ एनर्जी कितना होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके पास है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन के पास है। अब इसके पास अगर एनर्जी है तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये क्या होगा, ये तुरंत भागने लग जाएगा। दैट मीन्स ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। So this is the total energy incident on the metal plate which is h nu, and then जितना खर्चा हो रहा है ये है उसका वर्क फंक्शन phi प्लस बाकी जो एनर्जी, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, this is nothing but the kinetic energy, this is half m v square. So this is the basic formula of Planck constant experiment. But हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, एक दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। तो फ्रॉम दैट अदर इक्वेशन वी विल कंस्ट्रक्ट आवर वर्किंग फॉर्मूला। अब देखो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है, उनमें से 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा हो रहा है। अब ये जो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे मेजर करेंगे, ये तो हम लोग ना तो इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे, ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि इसके
काइनेटिक एनर्जी हम लोग मेजर कर पाए। तो इसके लिए एक दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है, देखो थोड़ा सा याद करो कि जब व्हेन यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, एक टाइम अब मान लो कि क्या हो रहा है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके जब एनोड तक पहुंच जाएंगे, सो इफ यू हैव ए करंट मीटर हियर, जो हमारे पास था ना माइक्रो एम्पियर वाला करंट मीटर, उसी करंट मीटर से एक करंट दिखाई देगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग दिस एनोड वी कैन गेट द करंट हियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल आ रहा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, और ये धीरे धीरे अगर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पोटेंशियल विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेके घूमता है, ये भी नेगेटिव चार्ज लेके घूमता है, और ये जो जिस प्लेट में वो जाने की कोशिश कर रहे थे वो भी धीरे धीरे नेगेटिविटी उसका बढ़ते जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव प्लेट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका स्पीड स्लो होते जाएंगे, स्लो होते एक टाइम क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज, जब इन दोनों का रिपल्सन इक्वल हो जाएगा कि ये यहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें एक नेगेटिव चार्ज देना होगा जिससे ये पूरा बिल्कुल स्टॉप हो जाए। सो दैट मीन्स, सो हाउ मच पोटेंशियल्स वी आर गिविंग हियर, दिस इज द वोल्टेज V। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट द EV, और इसी पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है, इसी फॉर दिस पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप होते जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। So the energy of the stopping potential is EV naught, and each stopping potential Q electron क्या हो रहा है, due to this stopping potential, due to this energy electron stop हो रहा है, मतलब उसका kinetic energy और ये जो stopping potential अगर दोनों सेम हो रहा है, so then this electron will lose its kinetic energy. So that means right now half mv square is equal to EV naught. So now at that condition the energy supplied in this plate, which is EV naught, is exactly equal to the kinetic energy of the electron. तभी तो इलेक्ट्रॉन रुक रहा है और we will get the zero current here, ठीक है ना। तो so now this formula becomes, इस फॉर्मूला क्या हो रहा है, this formula becomes H nu is equal to phi as it is plus EV naught. अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, EV naught is equal to H nu minus phi, ठीक है। So from there V naught is equal to H by E nu minus phi by E। ये तो था हमारा फॉर्मूला, देख लो एक बार जो फाइनल फॉर्मूला हुआ, what we have used here, it is EV naught is equal to H nu minus phi, so V naught is equal to H by E nu minus phi by E। So from there we get, this is nothing but the equation of a straight line, and from there we'll get the slope, we'll get the intercept, and from the slope we'll get the Planck constant, and from the intercept we can get the work function. So this is the theory what we have discussed here. So that's all for this experiment. We will discuss another experiments in the next video.